सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे वह लोग रंगे हाथों पकड़े जाने वाले थे। वुजू मैरी को कुछ इशारा करता है और समझाने की कोशिश करता है कि भाग जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद ही सही उसको समझ आ जाती है और वह वहाँ से अपना फेस छुपाते हुए भाग जाती है। एक्टिंग तो वैसे कर रही थी जैसे वो मेंटली रिटार्डेड हो, लेकिन देखने में ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। इस सब में उसका फोन भी सड़क पर गिर गया था। उधर आंटी और योंगसू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह भी अपनी चोरी छुपाने में लगे हुए थे। वह इस एरिया में वुजू को इन्फॉर्म किए बगैर चोरी चोरी से अपना लिंक बढ़ाने के लिए आए थे ताकि कल को कंपनी पर कब्जा कर सकें। वहां से निकलने से पहले आंटी का दोबारा मैरी के साथ सामना होता है, लेकिन वह उनसे बचने के लिए फिर से ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगती है। और तो और इस बार वह जाकर कुत्ते के घर में छुप जाती है। उस डॉग को गुस्सा आ जाता है और वह आंटी और कजन के पीछे ही पड़ गया था। रात को वुजू और मैरी बात कर रहे होते हैं। मैरी कहती है कि मैं बाल बाल बची हूँ सिर्फ मेरी एक्टिंग स्किल्स की वजह से, लेकिन वुजू का कहना था कि तुमने बताया था कि सिर्फ कंपनी में अपीयर होना है। और देखो बात कहाँ तक पहुँच गई है। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मैं इसके बाद अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। मैं वुजू की दादी से मिलने के लिए योंगवी अपने डैड के साथ आती है। उसके डैड हॉस्पिटल के ऑनर थे और योंगवी भी काफी रिच फैमिली से थी। उसके डैड मजाक मजाक में दादी से बोलते हैं कि बचपन से लेकर आज तक अगर किसी दिल में कोई बसता है तो वह आपका पोता वुजू ही है। दादी खुश होकर बोलती है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो मेरे लिए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही जिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं जरूर कोई इनोवेटिव निकाल लूंगी वुजू का दिल जीतने के लिए। नेक्स्ट डे जैसे ही वुजू ऑफिस पहुंचता है उसका सामना योंगसू से होता है जो अब अपना मुंह छुपाकर फिर रहा होता है। वुजू योंगसू को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि बड़ा मुंह खोल खोल कर तुम मुझे एक चैलेंज किया था ना, देखो मैंने पूरा कर दिखाया। योंगसू उसे मस्का लगाते हुए कहता है चैलेंज मैंने तभी तो तुम्हें दिया था, मुझे पता था कि तुम कभी हार नहीं मानने वाले और वह मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे कजिन ब्रदर हो। वह अब अपनी नाकामी को इसके लिए झूठे प्यार से कवर करने की कोशिश कर रहा था और फिर जाते जाते एक बड़ा बद्दुआ भी देता है, काश ये सीढ़ियों से ही गिर जाए। और वाकई बेचारे के साथ ऐसा ही होता है। योंगसू की जवानी काली थी। इसके बाद हमें अंकल का असली चेहरा दिखाते हैं जो कि पहले एपिसोड में अपनी फैमिली के सबसे काइंड और स्वीट दिख रहे थे। इनफैक्ट वह सबसे चालाक थे। वह कंपनी के पैसे में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे और यह सब उनके एम्प्लॉय मिस कू को पता चल जाता है, लेकिन अभी तक वह यही नहीं पहुंचती कि इसके पीछे अंकल का हाथ है। वह तो यह बताती है कि यूएसए में हम जिस कंपनी के साथ लिंक कर रहे हैं ना वह पैसे के साथ गड़बड़ कर रही है। और अंकल उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सबसे पहले मेरे पास इशू लेकर आई हो, लेकिन इस बात को दबा कर रखना, किसी को मत बताना। मैरी बेचारी वह तो अपने घर से निकाली जा चुकी थी जिस घर में उसके साथ फ्रॉड हुआ था। उसके पास रहने को कोई भी जगह नहीं थी। एक ही फ्रेंड थी, वह भी उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि वह भी आर्मी में जा चुकी है। अब वह बेचारी सियोल में कहाँ रहती। इतने में उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक होटल में वह लोग रह सकते हैं लॉन्ग स्टे के लिए और बिना किसी डिपॉजिट के। और वह बिना सोचे समझे अपना सामान उठाती है और वहीं पहुंच जाती है। वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अजीब सा था, कुछ लोग तो वहाँ टल्ली पड़े हुए थे, लेकिन बेचारी की मजबूरी थी, उसे वहीं पर रहना पड़ता है। रात को तो थकी हारी सो जाती है, सुबह अलार्म बजता है और उठते ही वह दौड़ लगा देती। वह ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और बस इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में वह अपनी की भी अंदर ही भूल जाती है। वह एक छोटे से क्लिनिक में कुछ डिजाइन लेकर गई हुई थी जहाँ उसके अप्रूव भी हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर उसकी मुलाकात डॉक्टर जियंग से होती है। जियंग उसे देखते ही कहती है मिस कैक्टस, क्या आपकी हालत अब ठीक है? एम्बेरेस्ड के मारे मैरी उससे कहती है डॉक्टर ने ट्रीटमेंट इतना अच्छा किया था, मैं जल्दी ठीक कैसे न होती। यहाँ पर जियोंग जानबूझकर उसे वुजू की बातें बताने लगती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं, हमारे बीच कोई राज नहीं रहता। यह सुनते ही मैरी भी हैरान रह जाती है जब वह उसके मुंह से सुनती है एक दफा वुजू ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे बात कर रही थी कि शायद वह तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हो। वह हैरान रह जाती है, इसे कैसे पता? इसके पेट में थोड़ी सी भी बात नहीं रहती। यह तो लड़कियों के बारे में सुना था, लेकिन क्या ये लड़कों के पेट भी हल्के होते हैं? वह बोलती है अरे मैंने तो ऐसे ही जोक किया था उसे, लेकिन फिर मन ही मन उसे कोस भी रही थी, कमीना कहीं का। पता नहीं अब तो ये क्या बताएगा, कल को ये और राज उगलता रहेगा। उसके बाद उसकी कंपनी वुजू की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी। वह वहाँ पर प्रेजेंटेशन देती है और उनकी कंपनी के बीच कोलैबोरेशन अप्रूव हो चुकी थी। तो बस इसी खुशी में वह वहाँ के लोग टीम मैनेजर के साथ इकट्ठा डिनर पर जाते हैं और इसी डिनर में वह वुजू भी था और मैरी भी थी। बातों ही बातों में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ के लोग लकी ड्रॉ की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सुना है उसका विनर डिसाइड हो चुका है।
भला कौन है। ऑनलाइन चेक करते हुए लोग उनके फेस नहीं पहचान पा रहे थे। इसी वजह से तो वे कभी मैरी को उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और फिर इन द एंड यही सब करते करते मैरी बेचारी दूसरों को फंसाते फंसाते खुद ही सबसे ज्यादा टल्ली हो जाती है। वहां पर वुजू की एक टीममेट आती है जो उससे कहने लगती है, हमारे बॉस को थैंक्स करने के लिए टूर पर तुम्हें ही आज बिल पे करना होगा। और बेचारी मैरी क्या करती, जाकर अपना कार्ड चलाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किसी में भी पैसे नहीं थे। इतने में वुजू पहुंच जाता है और कहता है कि तुम नहीं, बिल तो मुझे पे करना चाहिए। वुजू ने उसे फिर से बचा लिया था और उसके बाद सबसे ज्यादा ड्रंक वही हो गया था और कहता है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आता हूँ। बड़ी मुश्किल से बेहोश हुई मैरी से वह पता उगलवाता है। उसके बाद उसी मोटेल में पहुंच गया था। वहां पर एलिवेटर भी नहीं था। सीढ़ियों के थ्रू वे वहां पहुंचे, 5वें माले पर पहुंचते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि उसके पास की ही नहीं है। बेचारे को फिर नीचे जाना पड़ता है। अब वह मैनेजर को बुलाकर लाता है और उसी तरीके से दरवाजा खुलवाता है। यहाँ पर उसने देखा कि मैनेजर की उसकी बुरी नजर से देख रहा है। वह बार बार मैरी को घूरे जा रहा था और फिर उसे डांटकर वुजू वहां से बाहर निकलता है। जब वह बाहर जाने लगता है तब वुजू को बार बार उसी मैनेजर पर शक होता है और अब वह अपनी की भी अंदर भूल गया था। तो मैरी को कॉल करता है। उसकी चीख की आवाज सुनते ही दौड़ आता है और आते ही उस मैनेजर को उसके कमरे में देखते ही एक पंच लगा देता है। उस मैनेजर की तो नाक ही फूट गई थी, लेकिन इनफैक्ट कुछ वे गलत नहीं कर रहा था, बल्कि मैरी ने अपने पैर पर गरम गरम नूडल्स गिरा लिए थे और वह उसकी फुट पर मेडिसिन लगा रहा था। लेकिन फिर भी वुजू को इनसिक्योर फील होता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ नहीं ठहरोगी, चलो मेरे साथ। नाक फूटने की उसे कंपनसेशन देने के बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वुजू उससे कहता है कि अपने लिए कोई नया जगह ढूंढ लो ठहरने के लिए, लेकिन तब तक अगर तुम्हें कोई पैलेस नहीं मिलती तो हम उसी लग्जरियस हाउस में रह सकते हैं जो तुमने विन किया है। तुम्हारा अधिकार बनता है उस पर। और खुद वह उसे वहां तक ड्रॉप करके आता है, लेकिन कहता है, नजर रखना, सेंग्यूंग सामने ही रहता है, उसे बचकर रहना, वरना वो कहेगा तो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता और 100 प्रॉब्लम निकाल कर इस घर को तुमसे छीन लेगा। और मैरी ने तो यही सोचा था कि वह इस चोरी छुपे इस घर में रहती रहेगी, जबकि उधर अंकल मिस्टर को टपकाने का फैसला कर लेता है और उनको एक ड्रिंक देता है और एनर्जी के तौर पर। और फिर जब वे ड्रिंक करते हुए मिस्टर को ड्राइव करते हैं तो उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि उधर मैरी की लाइफ एकदम मस्त जा रही थी उस घर में। वह उस घर को बहुत सुंदर लग रहा था और फिर बिल्कुल अपने सपनों की तरह था, लेकिन कोई उसे चेकिंग न कर ले। और उसने कंपनी वालों से झूठ बोला था कि अगर उसके काम के बहुत दूर है तो वह 3 महीने तक यहाँ नहीं रह सकती। तो अगर रहती हुई पकड़ी जाती है तो उसके पति को तलाश करते हुए वह इन सबसे चुप रहने का फैसला किया था। लेकिन सेंग्योंग पर अपना ही दबाव था और वह उसके सीईओ ली की तरफ से था, जो बार बार उससे कहता था कि किसी तरीके से भी इस कपल को कोई प्रॉब्लम निकालो और मुझे मेरा घर वापस चाहिए, मैं यह नुकसान नहीं बर्दाश्त करने वाला। वह बार बार सेंग्योंग को नीचे दिखाता था और सेंग्योंग की भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट तो थी, तो वह सारा गुस्सा अपने वर्कआउट पर निकालता था। वह मिस्टर ली की वजह से इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वह इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है। अब मैरी बेचारी लाइट्स ऑन किए बगैर ही किसी न किसी तरीके से उस घर में गुजारा किए जा रही थी। लेकिन एक रात उसको मच्छर बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। वह क्लैप करती है तो वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। वह तुरंत ही जाकर लाइट को बंद करना चाहती थी, लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसके घबराने की वजह से वह सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और बस उसी टाइम पर सेंग्योंग ने यह देख लिया था। वो भी तुरंत उस घर के पास पहुंच जाता है और फिर अंदर आकर समझाता है कि किस तरीके से ऑडियो सेंसिटिविटी की वजह से यह सब हो रहा है, तुम इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हो। लेकिन सेंग्योंग की नजर भी बहुत तेज थी। वह बोलता है कि हर जगह मैंने देखा कि तुम्हारा ही सामान पड़ा हुआ है, वार्डरोब में, शूज, मेकअप का सामान, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पति की कोई भी ड्रेस दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा क्यों है। वह झूठ बोल देती है कि मुझे टाइम नहीं लगा, उसका सामान मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है क्योंकि अभी तक वह शिफ्ट नहीं हुई है। उसने आजकल रोज रोज ओवरटाइम करना पड़ता है, इसलिए वह वर्क प्लेस के करीब ही रहता है। वह उससे पूछता है तुम्हारा पति काम क्या करता है। वह झूठ बोल देती है कि बस एक ऑर्डिनरी सी कंपनी में काम करता है। अब वो फंसी जा चुकी थी तो वुजू को कॉल करती है, उसे यह सब बताती है और वुजू कहता है कि अगर एक मच्छर तुम्हें काट ही लेता तो क्या हो जाता, मुझे पता नहीं आज तक कितने मच्छरों ने काटा है और तुम्हें मच्छर मारते मारते हम दोनों को फिर से फंसा दिया। अब वह बोलता है ठीक है, मैं कल आऊंगा और तुम्हारा किसी न किसी तरीके से हेल्प कर ही दूंगा। अब उन्होंने फैसला किया था कि वह लोग वुजू का थोड़ा सा सामान उनके घर पर रखेंगे, इसके साथ साथ ही ऐसा लुक दिखाएंगे जैसे कपल का हाउस हो।
उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वेडिंग का फोटो, क्योंकि उस सेंग्योन कोई भी आम इंसान नहीं था, उसकी नजर बहुत तेज थी, यह लोग पहचान चुके थे। तो वे लोग एक वेडिंग ड्रेस चूज करते हैं और उसके बाद अपनी फोटो बनवाने लगते हैं। पहले तो मैरी बहुत शर्माती है, लेकिन वुजू से कहता है कि अब एक्टिंग कर ही ली है तो कुछ और ढंग से एक्टिंग कर लो, और फिर अपनी गोद में उसे बिठा लेता है। उन दोनों ने अपनी बहुत सारी क्यूट फोटो क्लिक करवाई थी और इसी लम्हा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रियल कपल वाइब्स दे रहे हैं। वहीं पर फोटोग्राफी कराने के लिए सियोजुन भी पहुंची हुई थी, जो कि वुजू के अंडर काम करती है, उसकी कलीग थी। उसकी एक दफा नजर भी पड़ जाती है और उसे लगता है कि जैसे वुजू को यहाँ पर रूम में देखा है। वह भागती हुई आती है और उसे तलाश करने लग जाती है। उसी लम्हा वह खुद को बचाते बचाते पहले तो वुजू मैरी को किस करता है और फिर मैरी भी ओवर एक्टिंग करते करते उसे किस बैक करती है। अब उन दोनों ने फेस तो छुपा लिया था और सियोजिन उन्हें देख नहीं पाई थी, लेकिन अब वे अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपा पाएंगे, यह देखने के लिए पार्ट 4 जरूर देखना। जिसे देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखकर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।